बड़ी खबर यह कि अमेरिका ने गुआम बेस पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है और गुआम बेस पहुंचा है यूएसएस रोनाल्ड रीगन। गुआम पहुंचा अमेरिकी B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस नॉर्थ कोरिया की डील पर अमेरिका ने जवाब दिया है। अगर अमेरिका कंफ्यूज है तो अमेरिका जवाब कुछ ऐसे दे रहा है कि वो रूस को दिखाना चाहता है वो कितना एक्टिव है और गुआम बेस पर उसकी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन इसे तैनात किया गया, एक बड़ा वॉरशिप, एक जंगी जहाज जो अमेरिका की आंख का काम कर रहा है। बिल्कुल, देखिए नॉर्थ कोरिया से चीन अमेरिका से वॉर का सीन, क्योंकि अमेरिका को भी कहीं ना कहीं अंदाजा है कि ये घेरेबंदी बढ़ी तो दिक्कतें भी बढ़ेंगी। नॉर्थ कोरिया रूस के बीच सुरक्षा समझौते के बाद एक्शन में अमेरिका आ गया है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम बेस पर अमेरिका ने बढ़ाई है तैनाती और गुआम बेस पर यूएसएस रोनाल्ड रीगन ने संभाला है मोर्चा। जी हाँ, B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर गुआम की सुरक्षा में तैनात है। B-1 न्यूक्लियर बॉम्बर मई से गुआम बेस पर तैनात है। रूस नॉर्थ कोरिया गठबंधन के जवाब में अमेरिका ने ये तैनाती की है। तो कर्नल टिक्कू, आप अगर इसे थोड़ा और अच्छे से विस्तार से समझा पाएं। देखिए, मुल्क तो अलग हो गए हैं, ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि हम इसके साथ हैं, हम रूस के साथ हैं, हम यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन अमेरिका को आप यहाँ पर कहाँ फिट देखते हैं? क्या कर रहा है अमेरिका? देखिए, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं वोरा साहब की व्यू से सहमत नहीं हूँ कि अमेरिका कंफ्यूज्ड है। अमेरिका की पॉलिसी न्योकॉन्स ड्राइव कर रहे हैं और उनका एक ही मकसद है कि रशिया को वो किसी न किसी तरीके से कमज़ोर करे, और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, प्रेसिडेंट कोई भी बने वहाँ पर, और ऐसा ही किया जा रहा है। नहीं तो नेटो का ईस्टर्न साइड से मुंह आगे करना, जबकि उनको एश्योरेंस दी गई थी 1990 में कि हम ईस्टर्न यूरोप को नेटो में नहीं मिलाएंगे, उसका क्या मकसद है? यूक्रेन के अंदर इतना सारा एड दिया जा रहा है ताकि वो रशिया को कमज़ोर करके रखे, एक प्रॉक्सी वॉर उनके साथ खेले, तो ताकि सोवियत यूनियन की ताकत वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म करे। तो ये तो अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। हाँ, एक चीज़ है, इसमें एक बदलाव हमें बहुत ज़रूरी है, वो देखना पड़ेगा। पहला तो ये है, पुराने ज़माने आज से 60 साल पहले तक, 50 साल पहले तक अमेरिका की धरती पर कोई हमला नहीं होता था, क्योंकि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से घेर रखा, वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता था। लेकिन आजकल के हालात अलग हैं। जब 9/11 पर हमला, 9/11 को वर्ल्ड ट्रावर्स पर हमला हो, तो क्या वो अमेरिका पर हमला नहीं हुआ? और दूसरी, क्या रशिया के पास या ईरान के पास या चाइना के पास ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो अमेरिका नहीं? 9/11 के पहले हमारे पास एक ही इंसिडेंट दिखता है, वो है पर्ल हार्बर वर्ल्ड वॉर 2 का, और उसके बाद से सीधे 9/11 जैसी घटना होती है। लेकिन 9/11 ने बता दिया कि टेरर ग्रुप कर सकते हैं, तो बड़े ऑर्गेनाइज मिलिट्री के लिए बड़ी बात नहीं है। कम से कम ये मैसेजिंग तो बहुत क्लियर है अमेरिका को। और एक तरफ रूस नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर साउथ कोरिया और अमेरिका को परेशान कर रहा है, वहीं रूस यूक्रेन जंग भी तेज हो गई है। खार्किव मोर्चे पर रूस यूक्रेन की बड़ी जंग। रूस ने यूक्रेन पर बरसाए फैब 500 बम और यूक्रेन के 40 सैनिक मारे जाने की रिपोर्ट है। खार्किव से बेल्गोरोड पर हमले कर रहा है यूक्रेन। और कितना खतरनाक है रूस का ये फैब 3000, आपको बताते हैं। फैब 3000 बम 3 टन TNT से बना होता है। इसके विस्फोट से 230 मीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है, यानी इतने क्षेत्र में कुछ भी सलामत नहीं बचता, सब कुछ तबाह हो जाता है। इसके जो स्प्लिंटर्स यानी छर्रों से 1230 मीटर इलाके में विनाश बरसने लगता है, यहाँ तक हो सकता है। इसके विस्फोट से 1 किलोमीटर के दायरे में इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और फैब 3000 एक डिप्रेशन स्ट्राइक गाइडेड बम है, यानी कि टारगेट पर सटीक हमला करता है, और रूस ने बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन फरवरी 2024 में शुरू किया था, और बहुत ही प्रिसाइज अटैक है इसका। इस बम को Tu-22M3 बॉम्बर से लॉन्च किया जाता है, और Tu-22M3 रूस का स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर है। तो एक तरीके से आप देखिए कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शरदेंदु सर, यहाँ पर थोड़ा हम बैटल ग्राउंड की तरफ आते हैं। इस तरह के वेपन्स की एंट्री होती है, यूक्रेन नए वॉर लॉन्च करने की तैयारी, यूक्रेन का दावा कि अब हम रूस में कहीं भी हमला कर सकते हैं। पुतिन एक ऐसा शांति समझौता देते हैं यूक्रेन को जिसमें आधा यूक्रेन ही रूस के पास चला जाए। तो ये वॉर ग्राउंड पर जो हो रहा है वो सुई किधर आपको नजर आ रही है? यूक्रेन लड़ता ही जा रहा है और रूस यूक्रेन की धरती पर कब्जा करता ही जा रहा है।
देखिए, जिस तरीके से रूस के ऑपरेशन प्रोग्रेस कर रहे हैं और जिस तरीके से वो रूस ने बोला कि ये 4 स्टेट उसके ही रहेंगे, वो वहाँ से विड्रॉ नहीं करेगा, और यूक्रेन को बार बार बोला कि आप इन 4 स्टेट से विड्रॉ कर लीजिए, हम आपकी सुरक्षा में इंश्योर करेंगे। लेकिन ये स्टेट यूक्रेन को एक्सेप्टेड नहीं है। यूक्रेन कहता कि मैं यूक्रेन के अंदर ही कैसे विड्रॉ कर लूँ, ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पे सुई अटकी हुई है। और देखिए, इसको मदद करने के लिए नाटो और अमेरिका पूरी लगातार मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के पास अपना आज की डेट में कुछ भी नहीं बचा है। सोल्जर्स हैं उनके पास, लेकिन लड़ने के लिए हथियार नहीं है। और जो आपकी मिलिट्री एड आती है, उसको फ्रैक्टिफाई होने में, ग्राउंड में पहुंचने में काफी समय लग जाता है। लिहाजा इस टाइम गैप का रूस बहुत लेकिन सर, यही तो मैं पूछ रहा था कि ये यूक्रेन इस वॉर को जितना ज्यादा परस्यू करेगा, क्या यूक्रेन को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा मिलिटरीली भी और जमीन पर भी? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक है। ये देखिए, ऑपरेशन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये मेरा मानना है कि जब तक कीव पे हमला नहीं होगा और जब तक कीव नहीं गिरता, तब तक यूक्रेन में रेजिस्टेंस बना रहेगा। और रूस का मानना है कि कीव तो एक मकसद है, उसने 4 स्टेट से वो खुश है, साथ में क्रीमिया उसके पास है। उसका जो मकसद है ब्लैक सी में डोमिनेशन करना, वो पर्पस सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो लिहाजा इस तरीके से कीव तक पहुंचना, फिर उसको मेंटेन करना, कैसे उसका टेरिटोरियल इंटीग्रेशन करेंगे रशिया के साथ, बहुत बड़ा क्वेश्चन। ये परमानेंट सिरदर्द होगा। लिहाजा उसकी तरफ रूस का आज की डेट में इशारा नहीं है। लेकिन जवाबी कार्रवाई भी इस तरह लगातार यूक्रेन की तरफ से हो रही है।